हिडन एडजस्टमेंट। सर ये हिडन एडजस्टमेंट क्या है, इसकी क्या कहानी है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि सर एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है उसे बोलते हैं हम एडजस्टमेंट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन होता है हमारा एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस के जो बाहर है वो तो दिख रहा है साफ साफ, तो दैट इज सिंपल एडजस्टमेंट। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है जिसके बारे में बताया भी नहीं जाएगा उसको मैंने नाम दे रखा है हिडन एडजस्टमेंट। सर वो किस तरीके का हो सकता है, एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूं कैसे हो सकता है, देखने में कैसा लगता होगा ये। तो देखने में सर ऐसा लगता होगा जैसे कि मैंने लिखा 10% बैंक लोन। मैंने यहां बैंक लोन लिख दिया, आप डेबिट क्रेडिट बिल्कुल टिपिकल मत जाइएगा, बस मैंने लिख दिया। ये क्या है हमारा सारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर उसके आगे परसेंटेज लग गया दैट इज ये भी एडजस्टमेंट का पार्ट है। एक तो बाहर भी लिखा हो सकता है लेकिन अंदर होगा तो वो भी एडजस्टमेंट। देखो जैसे कि यहां पे डिबेंचर है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, ये एडजस्टमेंट है। समझ रहे हो? तो बाहर तो नहीं बताया, लेकिन ऑल दो बाहर बता दिया हाफ ईयर का डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू है, वो बाहर बता दिया अलग बात है, लेकिन ये क्या है हमारे लिए, एक एडजस्टमेंट है। समझ रहे हो बात को आप? तो हिडन एडजस्टमेंट के केस में आपका क्या हो सकता है सर, हिडन एडजस्टमेंट आपकी दो चीजों पे हो सकती है मेजरली, वैसे तीन चीजों पे होगी। या तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा, या तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम से रिलेटेड। काफी बच्चों ने आउटस्टैंडिंग इनकम पहली बार सुना हो, ऐसा हो सकता है। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर मेरे से पूछेंगे हिंदी शब्द का इसका क्या मतलब है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब बड़ा सीधी सी बात है, बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, बकाया। अब आउटस्टैंडिंग बकाया, अगर मेरा इनकम बकाया है, अगर आउटस्टैंडिंग मेरा इनकम बकाया है दैट इज हमारे लिए ये क्या है, एसेट्स। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बकाया है तो ये हमें देना है, तो क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। इसी आउटस्टैंडिंग बकाये को हम एक और शब्द के जानते हैं, क्या है दूसरा नाम, इसको हम जानते हैं एक्रूड, एक्रूड इनकम या फिर इंटरेस्ट कह लो। ठीक है, एक्रूड इनकम या फिर इंटरेस्ट कह लो। मैं स्लैश करके इंटरेस्ट भी लगा ही दूं क्योंकि ज्यादा पॉपुलर ये इंटरेस्ट से है, ज्यादा पॉपुलर इंटरेस्ट से है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमेशा गिवन होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस पे सर, लोन पे, या फिर सर डिबेंचर पे, या फिर सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे। या तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे हो सकता है या लोन पे हो सकता है। एडवांस इनकम पे अभी आएंगे हम, डेटर बेड डेट्स पे भी आएंगे, अभी चिंता मत करो। सारी बातों को डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, अभी तो लंबी क्लास लेंगे थोड़ा सा, बस उसको देखते जाओ। अभी तो सारे एडजस्टमेंट मैं सोच रहा हूं कि आज ही खत्म करूं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम भी होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें या तो डिवेंचर पे हो सकता है, या फिर आपका बैंक लोन पे हो सकता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे हो सकता है। चलिए सर, अगर हम इसकी बात करें,
आपके सामने इसको तीन तरीके से रखते हैं। मान लीजिए एक ट्रायल बैलेंस है, आपके सामने तीन तरीके से समझेंगे हम। मैंने बोला 10% डिबेंचर 1,00,000, एक तो ये है। दूसरा 10% डिबेंचर 1,00,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 या 6,000। एक और मैंने बोला 12% डिबेंचर एक साथ 2022 और ये 1,00,000 है। इंटरेस्ट 3,000। ये तीन जानकारी आपको दी गई है और इस ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी आपको जानकारी नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। अगर ऐसी जानकारी हो और ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं गिवन, तो हम एक अजम्पशन लेते हैं बहुत छोटी सी। सर क्या अजम्पशन लेते हैं कि इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट दिया होता, अगर इस 10% का मतलब है हमें ब्याज देना है, ठीक है, इस 10% का मतलब है हमें ब्याज देना है, अगर ब्याज दिया होता तो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता। जैसे इस वाले एग्जांपल में 10% था, लेकिन अंदर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस डिवेंचर पे ब्याज दिया गया है। और यहां पे भी देखोगे तो यहां पे भी ब्याज दिया गया है, और यहां पे देखोगे तो यहां पे ब्याज दिया गया। तो सर यहां पे जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया गया, इंटरेस्ट को पेड ही नहीं किया, इंटरेस्ट नॉट पेड। तो सर अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पेड किया तो एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें इंटरेस्ट को पेड करना चाहिए। तो सर इंटरेस्ट पेड करेंगे तो दो जगह चला जाएगा हमारा। सर अगर हम इंटरेस्ट पेड करेंगे तो दो जगह कहां कहां जाएगा? सिंपल सी बात है, जो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट था, यानी एक चला जाएगा सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में और एक चला जाएगा बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाना है? कौन बताएगा? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में बताओ कहां जाता है? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाता है? फाइनेंस कॉस्ट। एक्सपेंस तो सबको पता है, नई कहानी क्या बताई आपने? जो बच्चे बोल रहे हैं एक्सपेंस में जाएगा, ये तो फिर आंसर नहीं हुआ आपका। कहां जाएगा ये? फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है ना। जो बच्चा एक्सपेंस सोच रहा हो मन में, समझ लो तुक्के वाला बच्चा है, उसे नहीं आ रहा। बैलेंस शीट में कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी में कहां बताओ? लायबिलिटी में कहां? लायबिलिटी में कहां, कौन बताएगा? अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है 10%, तो एक तो इसका मतलब है कि हमने इंटरेस्ट पेड ही नहीं किया। अब सर उस इंटरेस्ट को हमें फाइनेंस कॉस्ट में भी दिखाना है और उसे हमें कहां दिखाना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। लेकिन सर हाउ मच इंटरेस्ट अमाउंट? तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए के ऊपर 10%, दैट इज आपका 10,000 रुपए। समझे बात आप? कोई दिक्कत? दूसरे एडजस्टमेंट ऐसा दिया हो सकता है। इसका मतलब है सर आपने 1,00,000 रुपए का तो था आपका लोन डिबेंचर,
लेकिन उस पर आपने डिवेंचर पे इंटरेस्ट भले ही पेड किया है, आपने पेड कर रखा है, लेकिन यहां पे भी पेड का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम अंदाजा लगाएंगे, सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सर इंटरेस्ट का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इंटरेस्ट दैट इज 1 लाख रुपए पे 10% बन रहा है, और जो कि निकल के आ रहा है हमारा 10,000। लेकिन हमने ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा और देखा अगर इस सिचुएशन को, तो हमने क्या पाया कि भैया इंटरेस्ट तो 10,000 बन रहा है, लेकिन इसने पेमेंट कितना किया है, मात्र 6,000 रुपए। इसका मतलब यहां पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया है इसने, यहां पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया है और यहां पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पे पूरा ही इंटरेस्ट नहीं दिया और यहां पे इंटरेस्ट का कुछ पार्ट नहीं दिया, दैट इज आपका 4,000 रुपए नहीं दिया, क्योंकि टोटल 10 बन रहा था और इसके अंदर अगर दे रखा है 6,000, इसका मतलब उसने लिखा हुआ है। तो कितना हो गया हमारा टोटल, 4,000। तो अब एडजस्टमेंट जाएगी, वो एडजस्टमेंट क्या होनी है सर, इसकी सेम एडजस्टमेंट होनी है सर, सेम एडजस्टमेंट होनी है। सर सेम एडजस्टमेंट, हाँ, बट अमाउंट क्या जाएगा, 4,000, और यहां भी 4,000। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल इनकम टैक्स होगा और कॉर्पोरेट टैक्स की अलग से एडजस्टमेंट की क्लास लगाई जाएगी आपकी, उसकी चिंता मत करिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत। अब तीसरे वाले पार्ट में देखिए, तीसरा वाला पार्ट आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है और साथ के साथ तीसरे वाले पार्ट में एक और छोटी सी बातें जानकारी जोड़ी जा सकती है कि डिबेंचर इशू ऑन 1/7/2022, यानी आपको जो डेट है, अब ध्यान से देखिएगा, तीसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये थोड़ा सा मिक्स मत करिएगा बस आप। तीसरे वाले पार्ट में देखिएगा, कहता है डिबेंचर 1 लाख का है और इस तारीख का मतलब है कि इस डिबेंचर को हमने, यानी ये कर्जा जो 1 लाख है, ये हमने लिया 1/7 को और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। मतलब सर ये कर्जा हमने पूरे साल तक नहीं चलाया। यहां पे आपने धड़ल्ले से सीधा 10% निकाला, यहां पे धड़ल्ले से 10% निकाला, क्योंकि यहां पे एक और एजम्पशन छुपा हुआ था कि ये जो डिबेंचर हमने लिया हुआ है, ये डिबेंचर हमने साल के शुरू से ही चल रहा है, ये तो पूरे साल का ब्याज है। लेकिन यहां पे क्लियरली क्वेश्चन ने इसमें भी कह दिया, या हो सकता है आपको बाहर कह दे, क्लियरली पता चल रहा है 1/7 को लिया गया। तो 1/7 का मतलब आपका देखा जाए तो 7 का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 महीने तक आपने इसका ब्याज इस्तेमाल किया है। अब 9 महीने तक इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले क्या कर लो, कैलकुलेट। सर क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपए पे 12% लिखा है मैंने इसलिए यहां पे, इंटू 9/100, दैट इज 9,000। क्या आया निकल के हमारा, 9,000। अब हमने क्या पाया कि भैया हमारा टोटल ब्याज बनता था 9,000, जिसमें से सवाल के अंदर ही 3,000 रुपए का पेमेंट किया हुआ है। तो अब यहां पे भी हमारा यहां एडजस्टमेंट बन जाता है, कितने रुपए का एडजस्टमेंट बनता है हमारा, 6,000 रुपए का। तो सर ट्रीटमेंट क्या करोगे, ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होना है, बस अमाउंट चेंज हो जाना है। बस अमाउंट चेंज हो जाना है सर। इस 4,000 की जगह पे क्या आ जाना है आपका, 6,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 9/12, मैंने 9/12, अच्छा 9/100 कर दिया, 9/12। चलिए सर ये भी कर दिया। देखिए एक बार मैं पूरा बता दूं, एक बार विजुअलाइज एक ही जगह कर देते हैं, कोशिश करते हैं। जी हाँ सर, मैंने कहा
कि आपको आउटस्टैंडिंग, देखो पहले ही मैंने करवा दिया था, एडजस्टमेंट नंबर आपको याद हो तो दूसरा ही मैंने आउटस्टैंडिंग का बताया है, लेकिन ये भी आउटस्टैंडिंग उसी का ही पार्ट है, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट। अगर आप यहां ध्यान से देखो, फर्क इतना है कि इस आउटस्टैंडिंग, उस वाले आउटस्टैंडिंग के बारे में ट्रायल बैलेंस के बाहर बताया जाएगा, इस वाले आउटस्टैंडिंग के बारे में ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं बताया जाएगा, वो अंदर परसेंटेज गिवन होगा। तो एक एग्जांपल ऐसे गिवन हो सकता है, अगर ऐसा ट्रायल बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब सर इसके ऊपर ब्याज कितने टाइम का बाकी है, पूरे साल का ही है। और बाकी बोल रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं भी ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट नॉट पेड है तो हमने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखा दिया और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दिया। सर यहां कितना अमाउंट आएगा टोटल, यहां पे आएगा अमाउंट पूरे 10,000 रुपए। समझ में आए? दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर सर लोन तो लिया लेकिन उसके ऊपर 6,000 ब्याज भी तो दिया है। अब दूसरी बात आपको सोचना है कि भैया ये लोन पूरे साल इस्तेमाल किया, जब कुछ नहीं बोला तो अजम्पशन है पूरे साल इस्तेमाल किया होगा। हमने पूरे साल के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दिया और इसको फिर से वही दो जगह ले गए, जबकि 6 पहले दे रखा था, 4 बन रहा था, 10 बन रहा था, तो 4,000 आउटस्टैंडिंग के नाम से चला गया। अगले में देखा जाए तो अगले में सर लोन तो लिया लेकिन पूरे साल नहीं इस्तेमाल किया, तो जितने साल टाइम इस्तेमाल किया तो उसका ब्याज बन रहा था आपका 9,000 रुपए। सर अगर उतना 9,000 बन रहा है तो क्या पहले कभी पेमेंट किया है, चेक करो। तो हाँ सर 3,000 दे रखे, तो 6,000 का हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एडजस्टमेंट बन गया। चलिए इसी वाले सवाल में देखते हैं जो कि यहाँ पे गिवन था हमारा सवाल। आप बताइए यहां पे डिवेंचर है 3 लाख। अब हमें चेक करना है क्या ये 3 लाख पे अगर 30 लाख है, अगर इस 30 लाख की बात करें, अभी मैं कमेंट इसका हैंड्रिज का डाउट नहीं लूंगा, आप जो भी डाउट है यहां पे बताइए। मैं इस 30 लाख रुपए की बात करूं तो दैट इज, अगर मुझे बोला जाए ना इंटरेस्ट निकालने को, तो 30 लाख इंटू में 12%, 360 का ब्याज आ जाएगा निकल के। अब हमें यह भी चेक करना है कहीं ब्याज तो पेमेंट नहीं कर रखा है मैंने, मैं चेक करता जाऊंगा क्योंकि ब्याज पेमेंट हमेशा डेबिट में मिलेगा, क्रेडिट में मिलेगा नहीं। मिल गया, पहले ही मिल गया। कितना? 180। इसका मतलब सर 360 था उसमें से 180 का तो मिल ही चुका है, पेमेंट कर चुके हैं, तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग होगा कितना होगा, और हम ट्रांजेक्शन कितने की डील करेंगे, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने की करने वाले हैं, 1,80,000। तो इसका मतलब सर इस 80,000 को भूल जाएंगे नहीं, इसने तो बस ट्रांसफर करना है और उसको एक हम करेंगे। और हालांकि नीचे यहां पे भी इसने बातें बता दी कि आधे साल का इंटरेस्ट ब्याज ड्यू है, तो वही तो बात आ गई, 360 पूरे साल का था, आधे साल का कितना था, 180। अगर ये एडजस्टमेंट हमें नहीं भी देता तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं था, हम कर सकते थे इसको। समझ में आई बात आपको? चलिए सर एक और अगले पॉइंट में देखते हैं, यहां पे कोई डिबेंचर वेंचर है क्या, कुछ नहीं है? चलिए सर इसमें आया ही नहीं डिबेंचर, बाकी आगे जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे तो फिर हमें और ज्यादा मजा आएगा करने में। अभी तो हम इसका दूसरा एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं ना। सर ऐसा हमारा हो सकता है इन्वेस्टमेंट पे भी। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले ही मैंने लिख दिया सर, इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। अगर इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा सर? ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होने वाला है, इसे यहां पे भी 3 तरीके से हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मैं बड़े सिंपल तरीके से बता देता हूं। कहां कहां ट्रीटमेंट होगा, आपको इंटरेस्ट निकालना तो आ ही गया होगा कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब 2 जगह कहां जाएगा, एक तो चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा चले जाएगा बैलेंस शीट में। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, यस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा, कौन बच्चा बताएगा? ये चला जाएगा हमारा अदर इनकम में। कहां जाएगा? अदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है आपने तो आपको ब्याज मिलेगा। और दूसरा कहां चले जाएगा, आपको ब्याज अभी मिला नहीं है, आपका आ जाएगा ये अदर करंट एसेट में, अदर करंट एसेट्स में। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। सपोज करिए मैंने आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस लिखा है और मैंने लिखा 10% इन्वेस्टमेंट, ₹1,00,000। ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,00,000। इसका मतलब हम क्या समझे, और कुछ भी नहीं गिवन है। क्या ये एडजस्टमेंट है हमारा?
इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर आपको 10% का ब्याज मिलना है। तो क्या आपको कहीं भी 10% का ब्याज मिलता हुआ दिख रहा है इसमें? इसका मतलब ये टोटली आपको 10% ब्याज नहीं मिला है। जब आपको नहीं मिला है तो ये बन गया किसका पार्ट? एडजस्टमेंट का। और जैसे ही एडजस्टमेंट का पार्ट बना, दो जगह ले जाओगे, एक तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अदर इनकम में और दूसरा बैलेंस शीट के अदर करंट लाइबिलिटी में। कितने अमाउंट से लेके जाओगे? 1 लाख रुपए के ऊपर 10%, दैट इज 10,000 रुपीज। चलिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर दें। अगर मैं यहां पे लिख दूं 1/10/2022, अब आपका जवाब क्या सेम होगा या बदल जाएगा? कौन बच्चा बताता है इसका जवाब क्या होगा, कितना इंटरेस्ट कहां जाएगा? आपका आंसर सेम होगा या बदल जाएगा? अब आपका आंसर डेफिनेटली बदल जाएगा। अब क्या आएगा आपका आंसर यहां पे? 5,000, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज आपका 1/10 को किया, यानी साल के बीच में किया है। तो 10 का मतलब आपका होता है अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने के लिए आपने क्या करा है? सिर्फ 6 महीने के लिए आपने कहीं पैसे लगाए हैं, तो 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। और वो कितना आएगा आपका? 5,000। और 5,000 की ट्रीटमेंट यही होना है। समझ में आई? अगर मैं यहां पे लिख दूं 2,000, अब क्या करेंगे बताइए? हमारा टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए? सर 6 महीने का ब्याज हमें 5,000 रुपए मिलना चाहिए, जिसमें से हमें कितना मिल चुका है? 2,000। तो अब कितने की एंट्री करोगे? 3,000 रुपए की अब एंट्री करेंगे, जिसको हम हर जगह क्या करने वाले हैं? रिफ्लेक्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक, निशा का जवाब आ गया, और भी भावेश का जवाब आ गया, सार्थक, सभी ने जब लगभग राजलक्ष्मी, नंदिनी, गौतम, इराम, सभी ने जवाब दे दिया। बिल्कुल सही। तो क्या मैं मान लूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? इस तरीके का अगर होगा तो आप इसको टेकल कर सकते हो हमारे सवाल के अंदर, ठीक है ना? चाहे आपका इंटरेस्ट लेने वाला पॉइंट बने चाहे देने वाला बने, वो हम कर सकते हैं, ठीक है।